डायरेक्ट टैक्स के पर्पस से इनकम को डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी और प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के बाद कैपिटल गेंस अनदर हेड्स ऑफ इनकम है। आज हम इसी हेड पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन की बात करेंगे। कैपिटल गेंस कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से होने वाले प्रॉफिट या गेन पर इम्पोज किया जाता है। तो इस तरह से इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, कैपिटल गेंस और ट्रांसफ़र। सबसे पहले कैपिटल एसेट को समझने का कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स सेक्शन 214 में कैपिटल एसेट को डील किया गया है। इसके अनुसार कैपिटल एसेट एसएसी के पास मौजूद कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे उसका इस्तेमाल बिजनेस पर्पज से किया जाता हो या नहीं। कैपिटल एसेट का दूसरा प्रकार किसी एफआईआई के पास मौजूद सिक्योरिटी होता है, जिसमें उसने सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से इन्वेस्ट किया हो। और तीसरा एसएससी के पास मौजूद कोई भी यूनिट ऑफ यूलिप हो, जो कि 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुआ हो और जिसका टोटल प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा हो। इस पर उसे सेक्शन 10(10)(d) के हिसाब से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एसएससी के पास मौजूद कुछ प्रॉपर्टीज़ को कैपिटल एसेट में नहीं रखा जाता है, जिनमें इंक्लूड होते हैं स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स जैसे कि ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर आर्ट वर्क, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स जैसे कि 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स या 7% गोल्ड बॉन्ड्स एट्सेट्रा, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। कैपिटल एसेट्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जहां एसएससी के पास 36 मंथ से कम टाइम के लिए मौजूद होती है, वहीं 36 मंथ से अधिक टाइम के लिए अगर एसएससी के पास कोई एसेट मौजूद हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में देखा जाएगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं। कोई भी सिक्योरिटी अगर वह रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो तो, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड का एक यूनिट या ज़ीरो कूपन बॉन्ड अगर पिछले 12 महीने से एसएससी के पास होंगे तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में देखा जाएगा। 12 महीने से कम पीरियड के लिए रहने के बाद वो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के रूप में देखा जाएगा। किसी भी कैपिटल एसेट का होल्डिंग पीरियड डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिनके बेसिस पर ही उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। कैपिटल एसेट को समझने के बाद अब हम ट्रांसफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम टैक्स के सेक्शन 247 में डील किया गया है। ट्रांसफ़र में इन ट्रांजैक्शन को रखा जाता है सेल, एक्सचेंज या फिर रिलिक्विशमेंट ऑफ द एसेट। किसी प्रॉपर्टी में एसएससी के राइट्स को एक्सटिंग्विशमेंट करना, अंडर लॉ किसी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन, किसी ओनर के द्वारा अपने एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना, ज़ीरो कूपन बॉन्ड का रिडेम्पशन, किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस होने से मिलने वाला प्रॉपर्टी, और ऐसे ट्रांजैक्शंस जिससे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। कैपिटल गेंस को उसी ईयर चार्ज किया जाता है एज इनकम जिस ईयर में सेल या ट्रांसफ़र एक्चुअली हुआ हो। मतलब कि डेट ऑफ एग्रीमेंट से नहीं, बल्कि एक्चुअली डेट ऑफ ट्रांसफ़र से ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी डिटरमाइन किया जाता है। ये चार्जेबिलिटी का जनरल प्रोविज़न में आता है। इंश्योरेंस रिसीट के केस में एसएससी को जब मनी या कोई एसेट अंडर एनी इंश्योरेंस रिसीव होता है तो ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट ड्यू टू फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन एक्सेट्रा, या फिर राइट या सिविल डिस्टर्बेंस, या फिर एक्सीडेंटल फायर या एक्सप्लोजन, या फिर बाय एक्ट ऑफ एन एनिमी और एक्शन टेकन ड्यूरिंग वॉर, तो ऐसे रिसीट को उस प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा जब उसे रिसीव किया गया था, और उस ईयर में वो चार्जेबल होगा। किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने पर होने वाले इनकम से उसे उस प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा जिस ईयर में वो रिसीव हुआ था। और फोर्थ, कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में अगर कॉम्पेंसेशन मिलता है तो उसे भी उसी प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा जिस ईयर में वो रिसीव होता है, और वो भी इनकम टैक्स चार्जेबल होगा। कंपनी के लिक्विडेट होने पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट से होने वाला कैपिटल गेंस।
अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होने के बाद अपने एसेट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे कंपनी के लिए ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी अपने एसेट को बेच करके कैपिटल गेन हासिल करती है और उसे शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वह कंपनी के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से मिलने वाले डिविडेंड के अलावा लिक्विडेशन के कारण कोई मनी या एसेट रिसीव होता है तो वह टैक्सेबल होगा। इसी तरह से शेयर्स के बायबैक के केस में एसएससी को मिलने वाला कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिफरेंस कैपिटल गेंस होगा और वह भी टैक्सेबल होगा। इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया जाता है। एचयूएफ का टोटल या पार्शियल पार्टीशन, एनी गिफ्ट और विल और एन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट एक होल्डिंग कंपनी द्वारा अपने इंडियन सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र किए जाने वाला कैपिटल एसेट, एक सब्सिडरी कंपनी द्वारा अपने 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाने वाला कैपिटल एसेट, किसी अमेलगमेटिंग कंपनी द्वारा अमेलगमेटेड इंडियन कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाने वाला कैपिटल एसेट, किसी डिमर्ज्ड कंपनी द्वारा डिमर्जर के रिजल्ट से क्रिएट होने वाले कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाने वाला एसेट, डिमर्जर के कारण रिजल्टिंग कंपनी द्वारा ट्रांसफ़र या इशू किया गया शेयर होल्डर्स के द्वारा इन एनी स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ट्रांसफ़र किया जाने वाला शेयर, एक नॉन रेसिडेंट द्वारा दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंडिया के बाहर ट्रांसफ़र किया जाने वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी इंडिविजुअल द्वारा रिडेम्प किया गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, कन्वर्शन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट या वाइस वर्सा, फिर किसी स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट को किसी इंडिविजुअल के द्वारा गवर्नमेंट या किसी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र किया जाना, इन सभी को कैपिटल एसेट में ट्रांसफ़र नहीं कंसीडर किया जाता है। मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेंस, कैपिटल गेंस को कंप्यूट करने के लिए मिलने वाले कंसिडरेशन में इन आइटम्स को डिडक्ट किया जाता है। ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, लीगल एक्सपेंसेस एट्सेट्रा पर होली और एक्सक्लूसिवली किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व्ड। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी पर डिडक्शन अलाउड नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करने की कैपिटल गेंस में प्रोविज़न होती है। ईएसओपी या एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान में मिलने वाले गिफ्ट या इर्रेवोकेबल ट्रस्ट को ट्रांसफ़र की डेट पर उस आइटम के मार्केट वैल्यू पर कंसिडरेशन समझा जाता है। एग्जेम्पशंस अवेलेबल ऑन कैपिटल गेंस, कैपिटल गेंस से मिलने वाले एग्जेम्पशंस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, जिसमें कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स में एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करने पर मिलता है, और दूसरा एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC और 54F के अंतर्गत मिलता है। इसमें कैपिटल गेंस ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, कैपिटल गेंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कैपिटल गेंस ऑन ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, ऐसे कैपिटल गेंस जो कि सर्टेन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से चार्जेबल नहीं होते हैं। कैपिटल गेंस इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट और डिपॉजिटिंग और इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल गेंस इंक्लूड होते हैं। बात करें अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की, या जिसे CGAS भी कहते हैं, तो सेक्शन 54, 54B, 54D और 54F में एग्जेम्पशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया हो तो तभी मिल सकता है। लेकिन अगर रिटर्न फाइल करने से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया हो तो इन केस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, कैपिटल गेन या नेट कंसिडरेशन को कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उसकी भी लिमिट 10 करोड़ ही होती है। CGAS में डिपॉजिट रिटर्न फाइल करने से पहले या फिर रिटर्न फाइल के ड्यू डेट से पहले करना पड़ता है, विच एवर इज़ अर्लियर। तो इस वीडियो में हमने कैपिटल गेंस पर डायरेक्ट टैक्स ट्रीटमेंट की बात की।